आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव सर दिव्यांश एकेडमी परिवार तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, बिंदु है, समास पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्न ये उठता है मित्रों, ये जो आप समास देखते हैं, पहला प्रश्न ये उठता है कि समास शब्द कैसे बना हुआ है। तो इसमें देखिए सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है मित्रों। ये सम उपसर्ग किस अर्थ को देता है? ये भली भांति या अच्छी तरीके का अर्थ दे रहा होता है। इसके बाद कहते हैं इसमें असक्षेपण धातु है। कौन सी धातु है? ये असक्षेपण धातु। क्षेपण का मीनिंग क्या होता है? क्षेपण मीनिंग होता है फेंकना। ये धातु चिन्ह है। तो कहते हैं सम स्वर पूर्वक असक्षेपण धातु से घय प्रत्यय के योग से घय प्रत्यय के योग से समास शब्द बनता है। ये देखिए, असक्षेपण का मीनिंग क्या होता है? क्षेपण का मीनिंग होता है फेंकना। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या फेंकना? समझ रहे हैं? कहते हैं मित्रों, जो हमारे आपके सामने जो पद दिखते हैं और उन पदों में जो लगी हुई विभक्तियां होती हैं, उसको जो क्षेपण करते हैं अर्थात फेंकते हैं, और फेंकने के अनंतर क्या करते हैं? दोनों पदों को एक मिलाकर के मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद उसमें प्राकृतिक बना देते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? सामासिक पद बन जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये घय से क्या मिलता है? देखिए, घय प्रत्यय से कहते हैं ये इया की भी इस संज्ञा हो जाती है, घ की भी संज्ञा हो जाती है। इसमें केवल आ बसता है और ये आ आता है, यहाँ पर जुड़ जाता है। और ये जहां जुड़ता है, ये कहते हैं आ करके जो समास हलंत होगा उसको कंप्लीट कराता है और आदि वर्ण को ये वृद्धिगत कर देता है। इस तरह से समास बनता है। हिंदी में आप देखेंगे, हिंदी में केवल डायरेक्ट बात किया जाता है सम, अस और घय। कहीं कहीं अस को आस लिख देते हैं, जबकि ये आस नहीं लिखना चाहिए, अस लिखना चाहिए। ये आएगा तो ऑटोमेटिक आ को आ कर देगा और इससे जो है आ करके इसको कंप्लीट करा देता है। तो ये समास शब्द बनता है। अब प्रश्न ये उठता है कि समास शब्द में कौन सा लिंग है? देखिए मित्रों, जहां भी घय प्रत्यय का विधान किया जाता है वहां वो पुल्लिंग का ही शब्द बनता है। जैसे रम से घय करते हैं, रामा बनता है। तो घय प्रत्यय शब्द क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं भावित घय सूत्र से। इसके बाद प्रश्न ये होता है मित्रों कि समास की अपनी परिभाषा क्या होती है तथा समास कितने होते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, देखिए समास की अपनी परिभाषा जो होती है, सम सनम समास। सम सनम समास, सम सनम समास। इसकी जो हिंदी होती है मित्रों, सम सनम समास का कहते हैं सम सनम समास, अर्थात कम से कम स्थलों में ज्यादा से ज्यादा पदों को समावेशित कर देना, भर देना, रख देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे हम आप कहते हैं, जब आप गांव में झिल्ली आदमी भूसा भरते हैं तो क्या होता है? समसनम होते हैं, अर्थात कम स्थलों में ज्यादा से ज्यादा भूसा उसमें भर देते हैं। अथवा मान लीजिए यही 10 बाई 10 के कमरे में आप हो, आप उस कमरे की ही जो हो कैपेसिटी हो अथवा धारक क्षमता हो, मान लीजिए 25 लोग उसमें बैठ सकते हो, उसमें आप जो है 200 लोगों को बैठा दीजिए, 1000 लोगों को बैठा दीजिए, तो क्या हो गया? कम स्थलों में ज्यादा से ज्यादा शब्दों को अथवा कम स्थलों में ज्यादा से ज्यादा पदों को भर देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसके बाद कहते हैं मित्रों, दूसरी परिभाषा जो आती है संक्षेपीकरणम। संक्षेपीकरणम, संक्षेपीकरणम तु समास। देखिए मित्रों, संक्षेपीकरणम तु समास। संक्षेप में कहते हैं अभिकथन करना, संक्षेप में प्रकट करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे हम आप कहते हैं कोई बहुत बड़ा वाक्य आप बोल रहे हैं, उसको आप शॉर्ट में प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? संक्षेपीकरण कहलाता है। और संक्षेपीकरण ही आपका क्या कहलाता है? समास। अर्थात लंबे से लंबे पदों को संक्षेप में अभिकथित करना, प्रकट करना ही क्या कहलाता है? संक्षेप में रखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसके बाद तीसरी परिभाषा है मित्रों, अनेक पदानाम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम तो समास। अनेक पदानाम एक पदी भवनम तो समास। अनेक पदानाम,
अनेक पदों का एक पदों में हो जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे कहते हैं आपके सामने बहुत ढेर सारे पद है, यदि ये उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, तो उसे आप अगर एक पद में प्रेजेंट कर ले जाते हैं, बदला ले जाते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? समास। तो अनेक पदानाम एक पदी भवनंतो समासः है। अनेक पदों को एक पदों में रख देना ही, अनेक पदों को एक पदों में बदला देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसके बाद कहते हैं मित्रों, अब समास के लिए ही प्रश्न उठता है समास कहाँ हो, तो कहते हैं समर्थानाम। समर्थानाम पद विधि तो समास। देखिए प्रश्न ये उठता है मित्रों, इस समास जब भी होता है ये पदों में होता है। अब वो कैसे पद होने चाहिए मित्रों? समर्थानाम, समर्थ पद होने चाहिए। समर्थ पद का ही ये जो पद विधि होता है वही क्या कहलाता है? समास। अर्थात समर्थ पदों का समर्थ पदों के साथ जब योग होता है तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जैसे है हम कहते हैं, आप कहते हैं, मान लीजिए आपका पूर्व पद है ये समर्थ हो और दूसरा शब्द असमर्थ हो, अर्थात वो समर्थ न हो, तो वहां पर समास किसी भी कंडीशन पर नहीं हो सकता है मित्रों। अर्थात आपका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होना चाहिए? समर्थवान होना चाहिए। यदि समर्थवान होगा तभी वो समास बन सकता है, नहीं तो समास नहीं बनेगा। जैसे हम कहते हैं, आप कहते हैं, मान लीजिए समर्थ पद है। देखिए जैसे मान लीजिए गाय हो, गाय क्या खाती है? गाय मित्रों तिनका खाती है, घास फूस खाती है, भूसा आदि खाती है। तो देखिए गाय का तिनके से तो अन्वय दिखाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गाय जो है तिनके पर ही आश्रित है, इसलिए गाय का तिनके के साथ जो है समर्थवानता दिखता है और यहाँ पर है समास बन जाएगा। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं, मान लीजिए है ये कोई समर्थ पद हो और कोई असमर्थ पद हो, जैसे यदि हम आपसे कहें ये है, मान लीजिए बालू और गाय, क्या है? बालू हो, गाय जो है बालू को खाती है? नहीं। तो बालू का गाय के साथ देखिए एक समर्थ है दूसरा असमर्थ है, यहाँ समास नहीं बन सकता है। अर्थात हमारे आपके सामने दोनों पद कैसे होने चाहिए मित्रों? ये समर्थ होने चाहिए, तभी ये समास बन सकता है, नहीं तो समास नहीं बनेगा। आइए इसके बाद कहते हैं मित्रों, समास में क्या होता है? समास सदैव जो है किस पर होता है? दो वाक्यों, क्या बोलते हैं, दो पदों में होता है। और ये जो संधि होता है ये दो वर्णों में होता है, और जो कारक होता है ये दो वाक्यों में होता है। इसको भी हम लोग आइए देख लेते हैं। समास क्या होता है? दो पदों में, दो समर्थ पदों में, दो समर्थ पदों में क्या होता है? समास होता है। समास होता है मित्रों। ये आपसे पूछा जा सकता है टेट, सुपर टेट और सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी आदि में, कि दो समर्थ पदों में क्या होता है? दो समर्थ पदों में समास होता है। दो समर्थ पदों के योग में क्या होता है? समास होता है। और दो समर्थ वर्णों में क्या होता है? संधि होता है। देखिए समर्थता यहां भी होती है मित्रों, संधि में भी। इसलिए जानते हैं, जैसे कोई आपसे कहे बालक में संधि बताइए, तो बालक में संधि नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो आपके सामने जो दो पद है, दो शब्द दिखाई देते हैं, दोनों शब्दों का ये समर्थता नहीं दिखता है, दोनों पदों का मीनिंग नहीं आता है, इसलिए वहां जो है संधि नहीं होती है। इसलिए वहां भी हमें आपको ये समर्थ शब्द को जानना है कि दो समर्थ वर्णों में क्या होता है? संधि होता है मित्रों। इसके बाद कहते हैं दो समर्थ वाक्यों में, दो समर्थ वाक्यों में क्या होता है? ये कारक होता है मित्रों। देखिए ये जो हम लोग अनुवाद करते हैं, ये अनुवाद में क्या होता है? ये अपने आप में कहते हैं वाक्यों का प्रसंग होता है, और वाक्यों में है यह समर्थता होनी चाहिए। वाक्यों में संहिता क्या होती है मित्रों? ये ऐच्छिक होती है, अर्थात वक्ता की विवक्षा पर होता है।
वक्ता की इच्छा पर होता है, तो इसलिए कारक में भी ये दोनों हो क्या होने चाहिए, वाक्य समर्थ होने चाहिए। ये समर्थ वाक्य होते हैं तो उसका सही से अर्थ निकल के आता है, ये किस प्रसंग में कहा जा रहा है, ये किस कारक को हाईलाइट कर रहा है, कर्म कारक बनेगा, कर्ण कारक बनेगा कि संप्रदान कारक बनेगा, कपादान बनेगा कि अधिकरण बनेगा। इसलिए मित्रों ये समर्थ होने चाहिए, और समर्थ वाक्य जो होते हैं उसका हिंदी अर्थ बनाने में भी आसानी होती है, सुविधा होती है। इसलिए दो समर्थ वाक्यों में कारक देखते हैं, और दो समर्थ वर्णों में संधि देखते हैं, और दो समर्थ पदों में समास देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों कि समास में क्या होता है। समास में देखिए विग्रह होता है, समास में क्या होता है, विग्रह होता है, और संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है। ये भी अक्सर लोग भूल जाते हैं कि समास में क्या होता है और संधि में क्या होता है। तो देखिए समास में जो होता है, समास में विग्रह होता है, और संधि में क्या होता है मित्रों, संधि में विच्छेद होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, खास करके जानते हैं ये सब टेट सीटेट सुपरटेट के प्रश्न हैं, और ये परीक्षा में अगर पूछा गया तो यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग इधर से उधर होता है तो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। मित्रों संधि में विच्छेद होता है और समास में क्या होता है, विग्रह होता है। अब देखिए जब विच्छेद और विग्रह की बात करते हैं तो समास में जो विग्रह होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है लौकिक विग्रह और दूसरा होता है अलौकिक विग्रह। मित्रों लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, समास में विग्रह दो तरह के होते हैं, एक लौकिक विग्रह होता है, दूसरा अलौकिक विग्रह होता है। लौकिक विग्रह में वो होता है मित्रों, कहते हैं जो लोक व्यवहार में प्रसिद्ध होता हो, जो समाज में प्रसिद्ध होता है, उसे क्या कहते हैं, लौकिक विग्रह कहते हैं। और कहते हैं जो व्याकरणिक दशा को जो है प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, अलौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे अब लौकिक का मीनिंग ही क्या होता है, समाज, लोक व्यवहार, जो लोक व्यवहार में विग्रह दिखता है उसे लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, ये हर गांव का सिस्टम अपना अलग अलग होता है। क्यों, क्योंकि हर गांव का लोक व्यवहार क्या होता है, अपना अपना होता है। जैसे कोई भी ये परंपरागत तरीके से जो भी नियम कानून उस गांव का फेमस होता है, इस शादी में ये ऐसे होंगे, ये गतिविधि अपनाई जाएगी, तो सारी गतिविधियां ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये लौकिकता को दिखाता है। इसीलिए जैसे कहते हैं लौकिक विग्रह में जब आप क्या करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सभायाम पति सभापति। अब देखिए जो सभा का जो कहते हैं पति है, जो सभा का जो है मुख्य व्यक्ति है वो सभापति कहलाता है। अब सभायाम पति ही चाहे हम विग्रह करते हो, चाहे आप विग्रह करते हो, चाहे यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर विग्रह करता हो, वही बताएगा। क्यों, क्योंकि लोक व्यवहार में क्या है, यही प्रसिद्ध है। तो लोक व्यवहार में जो फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है वही जो है मित्रों लौकिक विग्रह कहलाता है। अब कहते हैं अलौकिक विग्रह क्या होता है। अलौकिक विग्रह जो होते हैं मित्रों, कहते हैं कि लौकिक विग्रह से ही अलौकिक विग्रह निकाले जाते हैं। अलौकिक विग्रह कहीं से टपक के नहीं आता है, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि लौकिक विग्रह से ही अलौकिक विग्रह निकाले जाते हैं। अलौकिक विग्रह कैसे जानते हैं, अब जैसे आपने सभायाम बताया, अब पति बताया, ये उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपने है इसमें कहा कि सभायाम पति, सभायाम पति इति सभापति। तो देखिए सभायाम में कौन सी विभक्ति है मित्रों, सप्तमी है, और पति में प्रथमा है। तो ये जो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है और जो प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, इसका जो पोस्टमार्टम करते हैं ये है, तो वही आपका क्या कहा जाता है, ये अलौकिक। अर्थात जब उससे आप क्या करते हैं, जो लगी हुई विभक्तियां होती हैं, जब उसको आप बाहर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो वो अलौकिक विग्रह में रखा जाता है। ये आपका सभायाम पति सभापति ये लौकिक विग्रह है, लेकिन अब इससे ही आप क्या करते हैं, इसमें जो विभक्तियां लगी हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं, इसमें जो विभक्तियां लगी हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं, और वही आपका क्या कहलाने लगता है, अलौकिक विग्रह। अब देखिए बिना लौकिक विग्रह जाने अलौकिक विग्रह आप नहीं जान सकते हैं। क्यों, क्योंकि लौकिक विग्रह जो होता है ये अलौकिक विग्रह के लिए आधार का कार्य करता है। इसलिए मित्रों अलौकिक के लिए लौकिक जानना अति अनिवार्य हो जाता है। तो अब अलौकिक का मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए कि अलौकिक विग्रह किसे कहते हैं, हमें आपको यही बताना है
जो व्याकरणिक दशा को प्रकट करता हो अर्थात जो व्याकरणिक दशा को अवगठित करता हो उसे क्या कहते हैं, अलौकिक विग्रह कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सभा। अब सप्तमी का जो प्रत्यय होता है ये सुप्तिगंतम पदम में जब हम लोग पढ़ते हैं सुबंध जो होते हैं 21 सुप्तिगंत 18, तो ये है सप्तमी के लिए है क्या होता है, नी होता है। सुवजस अमस्वर से जब पढ़ते हैं सुपतिंग, ये संज्ञा विचार में आपको पढ़ाए हैं बताए भी हैं, तो आप नी निकाल लेते हैं। अब पति का जो विसर्ग है इसके लिए क्या होता है, ये पति सु। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर अच्छा बताइए है ये लौकिक अलौकिक जब पूछता है तो हमको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो याद रहने न रहने की बात जानते हैं, कोई भी चीज सहज तरीके से टेट सीटेट में केवल क्या पूछा जाता है, इस शब्द में समास बताएं, इस शब्द में समास बताएं, इस शब्द में समास बताएं। लेकिन टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट आदि में क्या होता है, कोई भी समस्त पद देकर के उसका लौकिक और अलौकिक भी पूछा जाता है। इसलिए हमें आपको ये जानना चाहिए, परीक्षा में कुछ और है पूछे चाहे जो मन सो पूछे, लेकिन उसका जो मूल थीम होता है उसे हमें आपको जानना चाहिए। जानते हैं जब आप विस्तृत तरीके से बातों को जान रहे होते हैं तो जो भी पूछता है वो आपके सामने है तो आराम से सहज मन से सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक मित्रों, तो ये आपका लौकिक और अलौकिक। अब प्रश्न ये उठता है कि दो तरह से विग्रह और होते हैं मित्रों, ये जो आपका लौकिक अलौकिक के इतर है। यदि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाए कि लौकिक अलौकिक विग्रह के अलावा समास में और दो विग्रह कौन से होते हैं, तो समास में दो और विग्रह जो होते हैं वो है जो है स्वपद विग्रह, स्वपद विग्रह, और दूसरा है मित्रों अस्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह और अस्वपद विग्रह। स्वपद विग्रह का मीनिंग क्या होता है, जो अपनी ही पदों से विग्रहित हो जाता हो उसे स्वपद विग्रह कहते हैं। और अस्वपद विग्रह किसे कहते हैं, जो अपने पदों से विग्रहित न होता हो अर्थात किसी दूसरे पद का सहारा लेता हो उसे क्या कहते हैं, अस्वपद विग्रह कहते हैं। अब स्वपद विग्रह कहाँ कहाँ होता है, कहते हैं तत्पुरुष समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, वहां पर स्वपद विग्रह होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारे विग्रह ये अपने ही पदों से हो जाते हैं। लेकिन अव्ययी भाव समास में ये अस्वपद विग्रह होता है। क्यों, क्योंकि अव्ययी भाव समास अपने पदों से विग्रहित नहीं हो पाता है। जब तक किसी दूसरे पद का सहारा नहीं लेता है तब तक वह जो है सही से अपना अर्थ नहीं दे पाता है। इसीलिए मित्रों इसको क्या कहते हैं, अस्वपद विग्रह कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अस्वपद का मीनिंग यही है, जैसे घोड़ा टाप लगाता है तो देखिए टाप लगाता है तो मिट्टी धूल आदि को अपने में संग्रहित करता है। ऐसे अव्ययी भाव समास में जब विग्रह करते हैं तो यहाँ पर कोई न कोई दूसरा पद उसमें सम्मिलित कर लेते हैं, इसीलिए है इसे अस्वपद विग्रह कहते हैं। और ऐसा परीक्षाओं में पूछा गया है कि अस्वपद विग्रह होने के कारण अव्ययी भाव समास को और क्या कहते हैं, तब उसे जो अव्ययी भाव समास को नित्य समास भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि नित्य समास की परिभाषा ही होती है कि अर्थात किसी दूसरे पद का जो सपोर्ट लेता हो, सहयोग लेता हो, उसे जो है अस्वपद विग्रह के अंतर्गत जाना जाता है। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों कि समास कितने प्रकार के होते हैं, आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। समास देखिए, यदि हमसे आपसे पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में तो ये अपने आप एकदम क्लियर कट है, हिंदी में समझ में 6 होते हैं। लेकिन संस्कृत में ये बात थोड़ी सी विवादित है, तो उस विवादित बिंदु को भी हम आप जाने। कैसे आपसे पूछता है कि मुख्यतः समास कितने होते हैं, मुख्यतः सबको हाईलाइट करता है कि मुख्यतः समास होते हैं, तब वहां पर 4 बताना है। कौन कौन, अत, द्व, व। आ का मीनिंग है अव्ययी भाव, ता का मीनिंग है तत्पुरुष, द्व का मीनिंग है द्वंद्व, और व का मीनिंग है बहुव्रीहि। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सिद्धांत कौमुदीकार, सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास कितने होते हैं, तब हमें आपको 4 बताना है। कितने होते हैं, 4। यही अत, द्व, व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व, बहुव्रीहि 4 होते हैं। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि संस्कृत व्याकरण
व्याकरण प्रवेशिका कार्य डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार ये भी कितना मानते हैं, ये 4, यही तत्व विभव तत्पुरुष द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब प्रश्न ये उठता है, एक लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी का, लघु सिद्धांत कौमुदी का वरदराजाचार्य, इनको 60 में वरदराज वरद कहते हैं, वरदराजाचार्य मानते हैं 5। अब ये 5 कौन कौन से मानते हैं मित्रों, ये मानते हैं केवल समास और बाकी चारों यही तत्व एक समास, ये इस पर मान लेते हैं केवल समास को, केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यदि प्रश्न पूछता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी कार्य है वरदराजाचार्य जी कितने समास मानते हैं, तो वहां पर 5 बताना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमको क्या बताना है, टेट सीटेट सुपर टेट की बात करते हैं, तो वहां पर हमें आपको ये एनसीईआरटी की किताबों को हाईलाइट करते हुए ये मानना है 6 होते हैं। ये पूछा जाए एनसीईआरटी के अनुसार समास कितने होते हैं, तो समास ये 6 होते हैं। और कौन से मित्रों, ये जो आप 4 जानते हैं, तत्व व अव्ययभाव तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि, इसके बाद कहते हैं दिगु और कर्म धारय, यानी जी 1 2 3 4 5 6 अव्ययभाव तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि दिगु और कर्म धारय। यही बात हिंदी में भी बताया गया है और यही बात एनसीईआरटी में भी मानता है। तो अब प्रश्न ये उठता है, यह वह सुपर टेट और टेट की बात करता है, तो हमें आपको 6 ही लगाना है। क्यों? क्योंकि मानक बुक हमारा आपका एनसीईआरटी है। लेकिन यदि आप प्रवक्ता दे रहे हैं, संस्कृत में प्रवक्ता या लेक्चरर दे रहे हैं, तब वहां पर आपको 5 बताना होता, क्योंकि वहां के सिलेबस में लघु सिद्धांत कौमुदी है, समासा पंचधा कहा जाता है। लेकिन यदि आप टीजीटी याद देते हैं, तो वहां पर है मुख्यतः 4 ही बताना है, क्योंकि ये संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका कार्य है, ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब जो है वहां मानक है, और वहां आपको 4 ही बताना है। सिद्धांत कौमुदी कार्य की बात अगर पूछी जाती है, तो वहां पर है 4 ही बताना है। यदि आप एकदम क्लियर कट पूछना चाहते हैं, तो मुख्यतः शब्द को हाईलाइट करते रहिए, तब वहां पर 4 बताना है। अब ये प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है हमारे आप सामने कैसा प्रश्न पूछा जाता है, उसके अनुरूप हम लोग जवाब देंगे। इसलिए मित्रों हम आराम से सहज मन से, हमें आपको ये टेट सीटेट की बात होती है तो यही बताइए 6, प्रवक्ता की बात होती है 5, टीजीटी की बात होती है तो 4, अथवा मुख्यतः बात होती है तो 4 ही बताना है। ये समास का विभाजन है। अब प्रश्न उठता है मित्रों, समास में एक एक करके हम लोग अव्ययभाव को, तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि को देखते हैं, लेकिन अब हम लोग दूसरे वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार है, बाय।